नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बैंक के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के 2 पॉइंट, जिसको कि हम पहला फैक्ट और दूसरा किसको क्या बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। इन 2 टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो कि हम इसको एक बुक का सहारा लेके हम आपको इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे जनरली होता क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल में कम शब्दों में अच्छे मटेरियल की काफ़ी कमी रहता है, तो इसलिए हम एक अपना वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें कि आपको हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कम शब्दों में अच्छा मटेरियल उनको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्ट है। ठीक है, अब फैक्ट के बारे में हम अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारा जो है ये हमारा धारा 3 के अंतर्गत हमारा ये आता है। फैक्ट जो होता है हमारा इंडियन एविडेंस के धारा 3 में इसको बताया गया है। अब धारा 3 के अंतर्गत इसमें बताया क्या गया है, फैक्ट होता क्या है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो फैक्ट धारा 3 के अनुसार क्या होता है, पहला अगर हम पॉइंट इसमें देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट हमारा बताता है कि कोई भी वस्तुओं की अवस्था ये जिसका संबंध हमारे इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होता है। मतलब कि कोई भी जैसे घटना होती है, तो जैसे हमारे आसपास या कोई भी मर्डर होता है या कोई घटना होती है या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसका संबंध कुल मिला के एक फैक्ट से होता है, जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में हमारे क्या क्या आते हैं, इंद्रियों में हमारे क्या आते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये सब शॉर्टकट में है, ए फॉर आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये सब जो होते हैं ये हमारी इंद्रियां होती हैं। तो इनके माध्यम से अगर हम किसी घटना को महसूस करते हैं या फिर किसी भी घटना का हमारे इन इंद्रियों के माध्यम से उस घटना का हमें आभास होता है, तो वो हमारा आता है फैक्ट के अंतर्गत आता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोई भी मानसिक दशा जिसका भान व्यक्ति को हम, मतलब भान का मतलब यहाँ पर आभास से है, यहाँ पे आभास से है, भान का मतलब यहाँ पे आभास से है कि कोई भी मानसिक दशा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख के उसके जो मन में क्या चल रहा है उसका अगर किसी अन्य व्यक्ति को आभास हो जाता है, तो वो हम कह सकते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति का हो। तो ये बेसिकली हमारे 2 पॉइंट जो होते हैं ये बेस होता है हमारे फैक्ट को बताने के बारे में। अब देखिए, इसमें दृष्टांत के तौर पे 4-5 पॉइंट बताए गए हैं। चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को समझते हैं। जिसमें हम पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो देखिए, इसके वर्ड्स काफ़ी टेक्निकल हैं, लेकिन हम इसको आपको समझाएंगे कि जो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि आमुक स्थान में, आमुक क्रम में, आमुक पदार्थ एक तथ्य है। आमुक मतलब एक विशेष, आप समझ लिए विशेष शब्द से, कि किसी विशेष स्थान में विशेष क्रम में और विशेष पदार्थ अगर व्यवस्थित हैं तो एक तथ्य हैं। मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान हो गया, ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज़ हमको देखने को मिल गई और कोई ऐसी घटना जिसका संबंध किसी घटना से रिलेटेड है, तो उसको हम फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ देखा या सुना, तो क्या हो गया, ये एक फैक्ट हो गया। मान लीजिए कोई ए है और वो बी का मर्डर कर रहा है, तो सी किसी स्थान से इन दोनों को कोई ये कृत्य करते समय देख रहा है कि ए जो है बी का मर्डर कर रहा है, तो क्या हो गया, ये फैक्ट का काम करेगा। ये जो सी होता है इस घटना के लिए फैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट समझाता है हमको। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे अगर हम चलिए बात करें, तीसरे पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो ये क्या कहता है कि किसी मनुष्य ने आमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ए बी का मर्डर करता है, तो वहीं सी अगर इस घटना को देखा रहता है और सी ने अपने मुंह से जाके पुलिस को या फिर किसी व्यक्ति, मतलब वहाँ पे पुलिस को जाता है, नज़दीकी पुलिस थाने में जाता है या फिर मजिस्ट्रेट के सामने अगर अपना जो बात रख देता है कि हाँ सर मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है, तो ये क्या हो गया, सी के द्वारा जो ये कहे हुए जो शब्द हो गए वो क्या हो गए, हमारे फैक्ट हो गए।
ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट बताता है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट हमारा क्या बताता है, इसको हम समझते हैं। चौथा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यह कि कोई मनुष्य आमुक राय रखता है, आमुक मतलब अब विशेष से समझिएगा, आमुक राय रखता है और आमुक आशय रखता है, विशेष आशय रखता है तथा सद्भावपूर्ण कपटपूर्ण कार्य करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए है, ठीक, आपने मन में कोई विशेष राय रखा है कि हाँ मुझे जाके बी का मर्डर करना है, ठीक है, बी का उसको मर्डर करना है, और आमुक आशय रखता है, इसके मन में एक आशय है कि हाँ इसको मर्डर करना है, ठीक। तीसरा क्या होता है, सद्भावपूर्ण एवं कपटपूर्ण कार्य करता है, ये आशय रखते हुए वो आता है और बी का मर्डर कर देता है, बी का मर्डर कर देता है। जब मर्डर कर देता है या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, मान लीजिए इसका कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं, किसी विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट मतलब ये आता है, एक आशा है कि हाँ मैं बी को मैं मारूंगा, मतलब उसके मर्डर करूंगा, लेकिन वो उससे ऐसे बातचीत करता है कि जैसे वो उसका दुश्मन नहीं है, वो उसकी सहायता करने के लिए आए, मतलब उसके मन में तो है कि वो बी को मारेगा, लेकिन वो अपने शब्दों को ऐसे बी के सामने प्रकट करता है कि लगता है बी को ऐसा लगता है कि वो उसे मारेगा नहीं। क्या हुआ, वो किसी विशिष्ट शब्द को ऐसे भाव में प्रकट करता है या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, मतलब उसे ये पता है कि हाँ कुछ घटना घटेगी, मतलब ऐसा कुछ होता है, मतलब कोई आभास है, तो और जो कि किसी एक निश्चित समय में होना चाहिए, जो ये सब सारी जो घटनाएं घट रही हैं वो एक किसी निश्चित समय में होना चाहिए। इन सभी को हम मिला के क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे फैक्ट, ठीक है। ये हमारा चौथा पॉइंट, हमारा जो डी पॉइंट है ये हमारा डी कहता है। अब आइए पाँचवें में देखते हैं। पाँचवें में अगर हम बात करेंगे तो पाँचवा हमारा क्या कहता है कि यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति यह एक तथ्य है। अब ख्याति का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ए ही है, मान लीजिए ए किसी पर्टिकुलर किसी पोस्ट पे तैनात है, मान लीजिए ए है, एक बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, तो ये बैंक मैनेजर, इसकी एक पोस्ट है, इसकी एक ख्याति, इसकी एक प्रसिद्धि है, तो ये क्या हो गया, फैक्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी कोई तीसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जानता नहीं है, नाम नहीं जानता है ए को कि हाँ ए का क्या नाम है, लेकिन उसको शक्ल से पहचानता है कि हाँ ये कौन है और इसको मैंने कहाँ देखा है, तो ये देखा है कि ये फलाने बैंक में काम करते हैं ए, तो वो कह सकता है कि ए जो है बैंक मैनेजर साहब थे, इनको हमने बी का मर्डर करते हुए देखा है। तो ये जो इसकी ख्याति हो गई ये भी एक फैक्ट हो गया, जो इसका जो पोस्ट हो गया, इसकी जो प्रसिद्धि हो गई, ये भी एक फैक्ट हो गया, ठीक है। ये मतलब ये हमारा चौथा पॉइंट कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है। अब इसका हम सार समझते हैं, इसका सार हमारा क्या कहता है। मोटे तौर पर तथ्य से अभिप्राय, मतलब इसमें अगर इसको समझाने की कोशिश किया गया है कि तथ्य से अभिप्राय उस बात से है जो बोध एवं भाव का विषय हो, मतलब जिसमें कोई भाव हो, जिसको फीलिंग्स कहते हैं, मतलब उसके मन में कोई इंटेंशन हो मानने उनने का, ठीक है। सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री, अब देखिए बेंथम जो थे, सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री बेंथम जी थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस तथ्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया था। अगर हम बात करें तो जो एक मिनट, अगर हम बात करें आपको बेंथम के बारे में, तो बेंथम ने इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था। अब वो कौन कौन से भाग थे, पहला शारीरिक थे तथा दूसरा मानसिक थे, ठीक है। तो बेंथम द्वारा दिया गया वर्गीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अपनाया। इन्होंने जो दो भागों में बांटा था, शारीरिक और मानसिक, जो हम कहते हैं ना कि एक फिजिकली जिसको हम अपने महसूस कर सकते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, मतलब कुल मिला के जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है इसके द्वारा हम जो महसूस कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शारीरिक हो गया। और मानसिक, जिसको हम किसी व्यक्ति को देख के ये आभास लगा लेते हैं कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है और उसका क्या आशा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मानसिक हो गया। तो हमारा शारीरिक और मानसिक दो भागों में बेंथम ने इसको बांटा था। इसी को हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपनाया और धारा 3 में इस तथ्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित बातें बताएं, ठीक है। अब वो निम्नलिखित बातें क्या होती हैं, चलिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार के फैक्ट होते हैं। फैक्ट दो प्रकार के, जिसमें अगर हम देखेंगे दो प्रकार के फैक्ट में, तो जो पहला हमारा जो फैक्ट है, अगर हम आपको हाईलाइट करेंगे, पहला हमारा है भौतिक तथ्य, जिसको कि हम फिजिकल फैक्ट कह सकते हैं।
इसका मतलब क्या होता है, भौतिक तथ्यों को बाह्य तथ्यों की संज्ञा दे सकते हैं। भौतिक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको क्या कहते हैं, हमारा भौतिक तथ्य होता है, जिसको हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये हमारे भौतिक तथ्य हो गए। अब हमारा क्या आता है इसमें, दूसरा जो पॉइंट है ये क्या हमारा है, मानसिक तथ्य। मानसिक तथ्य की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ऐसा तथ्य जिसका कि मनुष्य को आभास होता है, जैसे कि कोई आशय, ज्ञान, सद्भावना, घृणा, संवेदना इत्यादि। मतलब कि कोई ऐसा तथ्य जो होता है, अगर कोई व्यक्ति है उसको इस चीज़ का आभास हो जाता है कि हाँ, कि सामने वाले व्यक्ति का आशय क्या है, उसका क्या ज्ञान है, उसके अंदर घृणा है कि नहीं, उसके अंदर संवेदना है कि नहीं। तो अगर ये सब हैं, ये सारी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति महसूस करता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मानसिक तथ्य है, जिसको कि हमने अपने मानसिक संवेदनाओं द्वारा, मानसिक तरंगों द्वारा हमने इसको समझने की कोशिश की। तो ये हमारा दो होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य के बारे में। आइए हम बात करते हैं कि इसका जो दूसरा पॉइंट होता है, डॉक्यूमेंट। धारा 3 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि क्या जो डॉक्यूमेंट होता है, हमारा जो दस्तावेज होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या फैक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से अभिप्राय जिसका किसी पदार्थ, अक्षर, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें थोड़ा सा, उनमें से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित किया गया है, जो इस विषय के अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग किए जाने वाले आशयित हो या उपयोग किए। मतलब अब देखिए, हम आपको छोटे तौर पर समझाते हैं, अपने शब्दों में समझाते हैं। आप मान लीजिए कि दस्तावेज में वो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जिस पे कि कुछ लिखा हो, ठीक है, जिस पे कि कुछ लिखा हो, या फिर कहीं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि किसी का मर्डर होते देख रहा है, उसके पास कॉपी पेन नहीं है, तो वो क्या करता है, किसी पेड़, कोई पेड़ है, पेड़ की डाली पे जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ की डाली पे कुछ लिख देता है, तो इसको भी हम फैक्ट बोलेंगे। किसी कागज़ के पन्ने पे लिख देता है कहीं पे, तो उसको भी हम फैक्ट बोलेंगे। और क्या करता है इसके अलावा, किसी मान लीजिए पेड़ का पत्ता है, उस पर कुछ लिख देता है, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं। किसी दीवार पे कुछ उकेर देता है, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है। फैक्ट का मतलब कि क्या हुआ, दस्तावेज से अभिप्राय कि जिसका कि कोई व्यक्ति किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करे, अपने प्रूफ के लिए इस्तेमाल करे कि हाँ ये हमारा ये प्रूफ है, तो उसको हम फैक्ट कह सकते हैं। तो इसी को बताने की कोशिश की गई है दृष्टांत में। अगर हम इसमें देखेंगे तो दृष्टांत में क्या है, दृष्टांत में अगर हम आपको बताएं तो देखिए क्या है, शिला मुद्रित, ठीक है, पत्थर पर छपे लेख, ठीक है, फोटो चित्र आदि, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे आपको दस्तावेज में आ जाएंगे। ये सब हमारे आपको दस्तावेज में आ जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि मानचित्र या रेखांक प्लान दस्तावेज है। इसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया है, अगर कोई मानचित्र है, किसी जगह पे कोई घटना घट रही है, किसी जगह पे कोई घटना घट रही है, तो इस जगह की जो मानचित्र है, इस जगह की जो मानचित्र है, इसको भी हम दस्तावेज बोलेंगे, जिसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक। ये हमारा अगला पॉइंट बोलता है। अब धातु पट मतलब धातु की कोई चादर है, उस पर अगर कोई शिला कर उत्तीर्ण, मतलब कोई उस पर लेख लिख दिया गया है, कोई उकेर के कोई चीज़ लिख दिया गया है, तो उसको भी हम दस्तावेज बोलेंगे। तो कुल मिला के इसमें यही बताने की कोशिश किया गया है दस्तावेज के बारे में। अब देखिए, इसमें बेस्ट जो थे, बेस्ट ने क्या कहा था, बेस्ट एक राइटर्स थे, उन्होंने बोला था कि दस्तावेज की परिभाषा भी उन्होंने निम्नलिखित शब्दों से की थी। और निम्नलिखित शब्द क्या क्या थे, निम्नलिखित शब्दों में चलिए अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए, दस्तावेज शब्द के अंतर्गत वे सभी सामग्रियां सम्मिलित हैं जिन पर मनुष्यों के विचार लिपिबद्ध आलेख द्वारा परंपरागत चिन्ह का प्रतीक, मतलब कि इनके समझाने का मतलब यही था कि मतलब दस्तावेज से अभिप्राय वो सारे दस्तावेज, वे सारे डॉक्यूमेंट जितने होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उसको क्या, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जिस पे मनुष्य अपने जो विचार जो है व्यक्त करता है, अपने विचार प्रकट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे जितने भी होंगे वो सब हमारे दस्तावेज हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। अब हम आते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है कि सामान्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कागज़ के पन्ने पर लिखी गई कोई भी जो दस्तावेज, कोई जो बात होती है वो दस्तावेज कहलाती है। किंतु इस धारा के अनुसार कोई भी बात, चाहे वो कागज़ अथवा पत्थर, लकड़ी या अन्य किसी चीज़ों पर अगर अंकित की गई हो तो वो सारी चीज़ें दस्तावेज कहलाते हैं। मतलब दस्तावेज के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो केवल किसी कागज़ के पन्ने पर ही उसका अंकित होना ज़रूरी है, वो किसी भी स्थान पे किसी भी चीज़ पर वो अंकित हो सकती है। ये हमारा दस्तावेज के लिए ये बताया गया इस पॉइंट में। अब देखिए, तो ये हमारा आपको जो हमने अभी तक बताया ये हमारे टोटल फैक्ट में आ गया। फैक्ट में अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया कि फैक्ट में क्या क्या आएंगी, कि ऐसी सारी चीज़ें जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, जिसको हम अपने देख सुन सकते हैं, जिसको हम आभास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें को हम फैक्ट कहते हैं, जिसमें कि हमने दस्तावेज के बारे में समझा कि दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं। दस्तावेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कागज़ के पन्ने पर ही लिखित हो, किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट है, ये हमारा आता है फैक्ट एंड इशू के बारे में, कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है, कि विवादक तथ्य क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको आपको मोटे तौर पे अगर हम समझाएं, ठीक है, कि अगर किसी कोर्ट में कोई व्यक्ति है, ठीक, तो वह अगर सामने अगर कोई मान लीजिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, कोई सबूत पेश कर रहा है जज के सामने, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जज के सामने जाके कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, तो सामने वाला अगर व्यक्ति उस पर ऑब्लिगेशन करता है कि नहीं सर, ये जो है ये गलत कर रहा है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है ये सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट एंड इशू। मतलब इस फैक्ट में इशू, इनको इशू है, क्या है कि इनको इशू है इस फैक्ट में कि ये जो फैक्ट है ये सही नहीं है, ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसका बेसिक फिनोमिना यही है। चलिए हम इसको और समझते हैं। इसमें क्या है कि ये भी आपको धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। पहली पॉइंट इसमें क्या है कि ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही हो, अन्य तथ्यों के संसर्ग में से किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता जिसका किसी वाद्य कार्यवाही में प्राख्यान किया गया। मतलब किसी व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति कोई जैसे मान लीजिए किसी सबूत को अगर पेश करता है तो उस पर अगर ऑब्जेक्शन किया गया है तो ये हमारा फैक्ट एंड इशू कहलाएगा, जिसको हम विवादित तथ्य भी कहते हैं हिंदी में। आगे हम इसमें अगर स्पष्टीकरण अगर हम इसका देखें तो स्पष्टीकरण में है कि जब कोई भी न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक तथ्य के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान किया जाना है वो विवादक तथ्य है। इस तरह समझेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलिए हम इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इसके दृष्टांत से हम इसकी हेल्प लेते हैं। क्या है कि ख की हत्या क अभिव्यक्त है। मान लीजिए ख की हत्या जो है ये क ने किया है, ख की हत्या क ने किया है। ठीक, अब क्या है कि उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं। किसके तथ्य में? ख की हत्या अगर हुई है तो क के तथ्य में क्या क्या वो हो सकते हैं, विवाद्य हो सकते हैं। देखिए इसमें जो पहला है कि यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की है। ठीक है, क जाहिर सी बात है वो कहेगा कि भाई हमने ख को नहीं मारा है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो सकता है, ये क जो है मना करेगा। दूसरा क्या है कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था। क ये चीज़ सिद्ध करने की कोशिश करेगा कोर्ट में कि मेरा जो आशय था वो हमने ख की मृत्यु कारित करने के लिए नहीं था। हालांकि जो ख का जो वकील है वो हमेशा क को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ख उसका खंडन करेगा, कहेगा कि नहीं मेरा ऐसा कोई आशा नहीं था जिससे हम उसकी मृत्यु करें। ठीक है, अगला क्या है कि यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्त विकृत होने के कारण कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। अब देखिए भैया, अब यहाँ क क्या कह रहा है, क कह रहा है कि ख की जो मुलाकात क से इतनी अचानक हो गई, और जो ख की जो मृत्यु कारित करने का जो क्या था, इसमें क्या लिख रहा है, ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय जो अगर उसकी मृत्यु हुई है तो जो क था वो अपनी मानसिक स्थिति में नहीं था, मतलब उसको होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है।
तो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि सारे पॉइंट एक ही इसमें हैं, क्योंकि सारे पॉइंट अगर एक में नहीं रखे जा सकते हैं। ये 3 में से कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं जिसके द्वारा क अपना बचाव कर रहा है। भाई क ये चीज़ कह रहा है, कोशिश कर रहा है कि हाँ हमको क्या बोलते हैं, हमने ख की मृत्यु नहीं की है, और अगर हम किए, मतलब अगर हम किए भी होंगे तो हम उस समय होश हवास में अपने नहीं थे। तो ये कोशिश कह रहा है करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट एंड इशू में देखिए ये पॉइंट थे। फैक्ट एंड इशू का सीधा मतलब आप यही समझिए कि कोई भी, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है कोर्ट में, अगर वो कोई सबूत पेश करता है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, तो दूसरा व्यक्ति जब उसका खंडन करने की कोशिश करता है, उससे अपना बचाव करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फैक्ट एंड इशू कहते हैं। इसका उदाहरण के द्वारा देखिए, उदाहरण क्या है कि क ने ख के विरुद्ध किसी प्रनोट के आधार पर दावा दायर किया। ठीक है, क ने ख के विरुद्ध किसी प्रनोट के आधार पर दावा दायर किया और कहा कि वह ख के द्वारा निष्पादित किया गया था। ख उस प्रनोट के निष्पादन से, इसका मतलब ये है कि जो क ने है ख के विरुद्ध किसी, मतलब जो क है ख के विरुद्ध अगर उसका मृत्यु कारित किया है अगर क ख का, तो वो क्यों हुआ है, उसने किसी प्रनोट के आधार पर, मतलब उसने उसके साथ कुछ किया होगा, तभी तो वो उसकी मृत्यु किया होगा। तो इसमें क्या कहता है, और अभी कथित करता है, मतलब वो ऐसे कहने की कोशिश करता है कि ख द्वारा निष्पादित किया गया था, मतलब ख द्वारा पहले कोई कोशिश की गई थी उसको नुकसान पहुंचाने की, तभी उसने क ने उसको मृत्यु कारित किया था। इसमें लास्ट पॉइंट क्या था, उस प्रनोट के निष्पादन से इनकार करता है। ठीक है, मतलब क पूरी तरीके से ये मना करता है कि उसने ख की मृत्यु नहीं की थी। ठीक, यहाँ विवादक तथ्य यह है कि क्या क द्वारा पेश किया गया प्रनोट ख द्वारा निष्पादित है। मतलब यहाँ पे ये अभी फैक्ट एंड इशू, इसमें क्या हो जाएगा, फैक्ट एंड अगर इशू की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या भाई जो क जो है, अगर अगर ये बातें जो कह रहा है, क्या वो ख द्वारा निष्पादित, मतलब क्या ये सही है, ऐसा संभव है। तो यही तो मुद्दा है कोर्ट के सामने, इसी को तो जस्टिफाई करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्ट एंड इशू हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, क ख के विरुद्ध संविदा भंग का वाद दायर करता है। क जो है ख के विरुद्ध संविदा भंग का वाद दायर करता है और ख संविदा भंग करने से इनकार करता है। यहाँ विवादित तथ्य है कि क्या ख ने अब देखिए इसमें दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि क जो है कहता कि भाई ऐसा है कि हम क हैं, और मतलब ये क है और ये ख है, ये ऐसा कहता है कि भाई ख हमारे और ख के बीच में एक संविदा हुई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से क्या किया, इस ख ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, इसने संविदा का भंग किया। तो इसीलिए जब इन दोनों के बीच में, जब क और ख के बीच में इस तरह की स्थिति जब पैदा हो गई, तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट एंड इशू कहते हैं। तो कुल मिला के हमारा फैक्ट एंड इशू का मतलब ये है कि जब दो लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके विवाद होता है, जैसे मान लीजिए दो लोग, कोई भी लोग हैं, क और ख हैं, इन दोनों लोग के बीच में अगर किसी चीज़ को लेकर अगर विवाद होता है, तो क्या हो गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट एंड इशू हो जाता है। तो टोटल हमारा फैक्ट एंड इशू का मतलब, समझाने का मतलब यही था कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी तथ्य को लेकर विवाद होता है, जिसमें क अपना पॉइंट रखता है, ख अपना पॉइंट रखता है, और ये गिरफ्तारी करने, ये कोशिश करता है कोर्ट को समझाने की कि को अपने आप को सही कर बताने की कोशिश करता है, ख अपने आप को सही बताने की कोशिश करता है। तो ये जो इन लोगों के बीच का जो ये मामला है, इसी को हम बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमारा धारा 3 जो हमारा क्या क्या बताता है। जो हमारा धारा 3 का जो पहला है, ये हमारा बताता है फैक्ट के बारे में, और दूसरा हमारा क्या कहता है, फैक्ट एंड इशू के बारे में बताता है, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि हमारा इंडियन एविडेंस के सेक्शन 3 में फैक्ट और फैक्ट एंड इशू क्या होता है, और इसको हम हिंदी के माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के दोस्तों के लिए अच्छे से इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे। तो इसमें मैंने कोशिश की कि मैं इसको कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी मिले।
तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम आने वाले अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।